नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंकिता हत्याकांड मामले में आखिरकार एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट तैयार कर ली है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी, जिसमें 100 गवाहों के बयान भी लिए गए हैं। तो आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 और 120 बी के अलावा देह व्यापार और मानव तस्करी जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं, जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मेरुगेशन के अनुसार इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, क्योंकि अभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना है। कुछ साइंटिफिक जैसी बारीकियां भी सभी अलग अलग सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल हो सकती है। फिलहाल 3 आरोपियों से एक आरोपी ने कोर्ट से नार्को टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा है। 22 दिसंबर से कोर्ट का समय पूरा हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट के अनुमति के अनुसार ही तीनों के नार्को टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। तो उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर यह इन्वेस्टिगेशन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही अगर टेस्ट रिपोर्ट में पूछे गए सवालों का मिलना इन्वेस्टिगेशन से मेल खाता है तो उसे विवेचना में शामिल कर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, अंकिता हत्याकांड को लेकर अब चार्जशीट भी तैयार हो गई है। 500 पन्नों की ये चार्जशीट है। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और इसके साथ ही चार्जशीट में और क्या कुछ महत्वपूर्ण है? पहले बताया था कि चार्जशीट 2 पार्ट या 3 पार्ट में दाखिल हो सकती है। शुरुआती चार्जशीट जो मौके पर लोग मिले, जो गवाह हैं, जो पुलिस ने अपने एविडेंस तैयार किए, जो साक्ष्य हैं, उन सबको तैयार करते हुए चार्जशीट तैयार की गई। दूसरी बात, इसमें पार्ट चार्जशीट भी दाखिल होगी जिसमें नार्को या दूसरे जो टेस्ट होते हैं उनकी अनुमति यदि मिलती है, और अनुमति मिलने के बाद 22 नवंबर डेट में 22 दिसंबर कोर्ट में डेट लगी हुई है। इस डेट के आधार पर नार्को होगा और नार्को की रिपोर्ट बाद में दाखिल होगी। जहां तक आपने धाराओं की बात की तो उसमें 302 यानी हत्या, 120 बी यानी षड्यंत्र और देह व्यापार अधिनियम, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अंकिता को देह व्यापार में झोंकना चाहता था आरोपित पुलकित आर्य व उसके साथी, लिहाजा इन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। और आने वाले समय में जो पुलिस है इस पूरे मामले में प्रोसिक्यूशन के तौर पर एक अलग से अधिवक्ता भी नियुक्त कर रही है, जिसके लिए शासन से अनुमति के लिए पत्र भी भेजा गया है और इस पत्र को भेजा जा चुका है गृह विभाग में, जहां से अनुमति का इंतजार है। अलग से अधिवक्ता नियुक्त करने का आशय ये है कि इस मामले में देखिए पुलिसिया कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, पर कोर्ट में मामला कमजोर न पड़े, मजबूती से पैरवी हो, दोषियों को, आरोपियों को सजा मिले, इसलिए पुलिस ने कोशिश की है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ सुदीप, देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि सजा मजबूत करने के लिए पर्याप्त सबूत है, लेकिन इसके साथ ही साथ नार्को टेस्ट का भी जिक्र किया जा रहा है कि नार्को टेस्ट से भी कई सारी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो इस पूरे जो चार्जशीट है उसे और मजबूत कर सकती है, इस पूरे केस को और मजबूती मिल सकती है। जी देखिए, नार्को टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बार बार इस केस में एक बात आ रही है कि कोई वीआईपी आना था रिजॉर्ट में, जिस पर विशेष यानी स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता भंडारी पर बनाया जा रहा था। अब अभी तक बयानों में तो बात नहीं स्पष्ट हो पाई कि वीआईपी कौन था, पुलिस की जांच में भी बात नहीं आई है और अंकिता का मोबाइल नहीं रिकवर हो सका है। तो नार्को टेस्ट कराना चाहती है पुलिस। ये एक तकनीकी टर्म भी है। हमने दिल्ली का भी श्रद्धा हत्याकांड देखे तो उसमें भी नार्को टेस्ट हुआ है। नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति होना जरूरी है। 2 आरोपी पुलकित व उसका साथी तैयार है, जबकि एक अन्य आरोपी ने 10 दिन का समय मांगा है। अब अदालत में इसमें 22 दिसंबर की डेट लगी है और 22 दिसंबर को कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो जाएगा, कोट द्वार कोर्ट है पौड़ी जिले की, कि आखिर अब इसमें फर्दर आगे क्या अपडेट आना है। तो नार्को टेस्ट होने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी कि क्या कोई वीआईपी था या नहीं, यदि कोई था तो वो कौन था। ठीक है सुदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं शनिवार को तड़के देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम में खिलाड़ी अपनी रोजाना की प्रैक्टिस से जुटे थे कि अचानक वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने सामने देख खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों के साथ जॉगिंग की और उनको खिलाड़ियों और खेल भावना से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए अनेक बिंदुओं पर सार्थक पहल के साथ जागरूक करने की भी बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों एवं स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय टी स्टॉल पर एक सामान्य नागरिक की तरह चाय पी और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जब सीएम धामी अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह, चाहे हम दिवाली का जिक्र करें, दिया खरीदते हुए नजर आए। आज देखिए जब स्टेडियम में पहुंचे और वहां पर खिलाड़ियों से बातचीत की, आम जनता के साथ चाय पी और जो सरकार की तरफ से योजनाएं हो उसके बारे में भी पूछा, फीडबैक लिया। कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर अक्सर सीएम पुष्कर सिंह धामी की देखने को मिल जाती है। जी बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अंदाज है कि वो बहुत सहज, सरल और आम व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले हमने देखा जब वो पिथौरागढ़ के दौरे पर थे तब सुबह निकले, बच्चों से मुलाकात की, स्थानीय चाय की दुकान पर गए, चाय पी, लोगों से बातचीत की। इसके बाद चमोली में देखा। आज सुबह मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले और अंबेडकर स्टेडियम जो मुख्यमंत्री आवास के करीब है, वहाँ कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पास पहुंच गए। थोड़ी देर मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ वॉक किया, जॉगिंग की और इसके बाद स्थानीय एक स्टॉल, टी स्टॉल पर आ गए, वहाँ चाय पीते हुए लोगों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री चाहते हैं जो योजनाएं सचिवालय से बनकर निकल रही हैं, क्या वो आम आदमी तक पहुंच रही हैं? यदि पहुंच रही हैं तो क्या वो आम लोगों के लिए हितकारी है, उपयोगी है या नहीं है, और यदि है तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं विकल्प रहित संकल्प और समाधान जो आम व्यक्ति की समस्याएं हैं उसका समय से हो, ये प्रयास किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से चर्चा वार्ता करते हैं, विमर्श करते हैं और प्रयास ये करने की कोशिश करते हैं कि आम जन जो सरकार है वो आम जन की है और सरकार आम जन के पास रहे, ताकि एक तो डायलॉग होता रहता है, लोगों से चर्चा होती रहती है, अच्छा बुरा क्या हो रहा है सरकार में, ये भी बहुत कुछ मुख्यमंत्री को पता चलता है। इसलिए आज भी हमने मुख्यमंत्री को उसी रूप में देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने अलग अलग कार्यक्रमों में आए तो उसी सहज और सरल अंदाज में दिखे। बिल्कुल सुदीप, और इसके साथ ही साथ एक विशेष बात यह भी है कि खिलाड़ियों को लेकर भी बेहद सजग सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। शुरू से ही मुखर नजर आए हैं कि जिस तरह खेल को बढ़ावा दिया जाए, और कहीं ना कहीं वही तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों से भी चर्चा की है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अग्रसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की नई खेल नीति आई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक विजेताओं में जीतने वाले विजेताओं को अब स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी भी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों जब राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, उस मौके पर यह ऐलान किया था। तो खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं को लेकर मुख्यमंत्री खासा गंभीर दिखते हैं। और आज जब सचिवालय बैडमिंटन संघ की प्रतियोगिता का उन्होंने उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि आप सरकारी कामकाज बखूबी करते हैं और खेल कूद में भी इंटरेक्ट करते हैं, तो ये अच्छा है, क्योंकि खेलों का विकास होना बहुत जरूरी है। और फिट रहने के साथ ही मेडल जीतकर राज्य का और राष्ट्र का भी आप नाम रोशन करते हैं। तो मुख्यमंत्री खेलों को लेकर बेहद गंभीर है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय बैडमिंटन क्लब की बैडमिंटन प्रतियोगिता का परेड मैदान स्थित बैडमिंटन हॉल में उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी अपनी आंख, नाक और कान हैं। इसके बिना हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। मसूरी चिंतन शिविर IAS वीक के बाद अब सचिवालय के सभी सेक्शन अफसर और सीनियर अफसरों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि आम जनता का काम तेजी से हो, सुलभ हो, साथ ही योजना इस प्रकार से बने कि जिसका सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा मिल सके। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है।
उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य हैं, कार्य करने की जो पद्धति है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। और लगातार सुदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुदीप, जिस तरह से देखिए बैडमिंटन खेल का भी आप भी जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरह से इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उस दौरान भी किस तरह से कामों में तेजी ला सके और इतनी आसान योजनाएं बनाई जाएं जिसका सीधा फायदा आम जनता को हो, इसका भी जिक्र किया उन्होंने। सुदीप, बड़े अफसर जुड़े हुए हैं जी। और जो अपर मुख्य सचिव, सचिव स्तर के निजी सचिव हैं, सेक्शन अफसर हैं, वो इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, प्रतियोगिता खेलते हैं। मुख्यमंत्री ने संबोधन करते वक्त एक बड़ी बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले उन्होंने मसूरी में अफसरों के साथ डिस्कशन किया, चर्चा विमर्श की कि कैसे कामकाज सरल हो, योजनाओं का आम आदमी को लाभ मिले, और अब आईएस वीक में बात कही। इसके बाद अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर के जो अफसर हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं कि कैसे योजनाओं को बेहतर किया जाए, कैसे कामकाज और फास्ट हो, तेरी फाइल मेरी फाइल का कल्चर खत्म हो, फाइल भेज दी, मिली नहीं, चली नहीं, फाइल पे साइन नहीं हुए, ये सब कुछ अब बंद होना चाहिए। जो सरकारी योजना है, जो सरकारी कामकाज हो, पारदर्शी हो और फेसलेस व्यवस्था हो। यानी यदि आपका कोई काम है, आपका आवेदन आया, तो बिना आपके प्रयास किए, बिना आपके दौड़ भाग किए, आपका काम प्रोसेस होते हुए आप तक उसका लाभ पहुंचे। तो ये आज की बड़ी खबर है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर के अफसरों के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। जी ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जरदारी के पीएम मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। बीजेपी बिलावल के बयान के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिलावल के बयान की कड़ी निंदा की है। सीएम धामी ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। सीएम ने कहा कि बिलावल भुट्टो जैसे लोग वंशवाद जैसी बुराई के प्रतीक हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज पीएम मोदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। बिलावल का इस तरह का बयान हमारे देश के 135 करोड़ का लोगों का अपमान है। सीएम धामी ने कहा कि भुट्टो का बयान पाकिस्तान की खोखली स्थिति से ध्यान बांटने का प्रयास है। माननीय अध्यक्ष श्री पन्नालाल शुक्ल जी से आग्रह है, बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पीएम मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी महानगर ने उग्र प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता महानगर बीजेपी कार्यालय से कूच करके घंटाघर पहुंचे और पाकिस्तान का पुतला फूंका। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कल एक अशोभनीय, अति निंदनीय, बेशर्म टिप्पणी देश के महानायक, विश्व के महानायक, आज जो विश्व की आवाज बन चुके हैं, उस नेता के ऊपर ये टिप्पणी की है। आज इस भारतीय जनता पार्टी और इस भारतवर्ष का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक सिटीजन इस बात के लिए रोष में है, इस बात के लिए गुस्से में है कि ये किस तरीके की बीमारी सोच में है, ये किस तरीके की दिवालिया सोच में है, कि ये किस तरीके की उल्टी सीधी टिप्पणियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर रहे हैं। जिस तरीके से बिलावल
लालकुआं नगर पंचायत के सभागार में स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहन बिष्ट ने 2023 तक लालकुआं विधानसभा में पेयजल की सभी समस्याओं का समाधान होने की बात कही। वहीं गौला नदी के रॉयल्टी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, रॉयल्टी दर में कटौती जरूर की जाएगी। 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक, इस पर अंतिम मुहर लगा जाएगी। जो एक बड़ा हमारा जो क्षेत्र पानी की समस्या से परेशान है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों ने यहाँ पर करने का 1.5 महीने से जो गौला में वाहनों का संचालन नहीं हो पाने से जो हमारे क्षेत्र के वाहन स्वामी आंदोलनरत थे और उनकी समस्या को देखते हुए उनकी मांग को देखते हुए माननीय पुष्कर धामी जी की लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि जो उनकी मांग थी कि गौला नदी में रॉयल्टी की दरें बहुत अधिक हैं, उसको 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक कम करने का निर्णय हो गया है। अब जो है लोगों को बिजली के कनेक्शन और मीटर मिल सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के सहयोग से हम कार्य संपन्न कराने में सफल हुए हैं। क्षेत्र के वाहन स्वामियों को गौला से जुड़े हुए कानून व्यवसाय जो हो रही थी उसका निस्तारण करने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को धन्यवाद और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। 1.5 महीने से जो ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एनटीएस स्कूल ने अपने 25 साल पूरे करने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने स्कूल के संस्थापक महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोत सिंह महाराज की उपस्थिति में स्कूल के प्रतिभावान छात्र को संप्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला बढ़ाया। स्कूल के 15 शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 25 साल तक रेगुलर अपनी सेवा देने पर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है, जो एनडीएस स्कूल में दिए जा रहे हैं। Next we have Miss Avika Semwal. She scored 96.4. She is a versatile. गौरव का दिन है। आपको याद होगा कि 1971 के अंदर में पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में जो इंडो पाक वॉर 1971 था, किस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और जो मिलिट्री डिसिसिव और स्ट्रैटेजिक विक्ट्री को रूप दिया था। पूरी दुनिया नहीं भूलेगी कि उस दिन में, उस वक्त के अंदर में भारत के वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान की क्या परिचय दिया। महज 13 दिन के अंदर में पूरे लड़ाई को खत्म किया। नैनीताल बैंक का विनिवेश करने के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान स्थित नैनीताल बैंक की शाखाओं के कर्मचारियों ने नैनीताल स्थित बैंक मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस बीच कर्मचारियों ने बोर्ड के त्रैमासिक बैठक भी नहीं चलने दी। आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक के 98.57% हिस्सेदारी में विनिवेश मंजूरी दी है। बैंक के शेयर खरीदने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियां आमंत्रित की गई। बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस फैसले का विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से लिए गए फैसले को तत्काल वापस लिया जाए और फिर नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर 4 दिन के भीतर बैंक प्रबंधन ने इस प्रकार का सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। प्रदर्शन जताए हमने। जो ये न्यूज़ फ्लोट हुई है सेबी की साइड पे या समथिंग जो MOI आया है बैंक बड़ौदा की तरफ से, उस पर जो न्यूज़ फ्लोट हुई है उसके लिए टोकन प्रोटेस्ट था और आज हम मेमोरेंडम देने वाले हैं मैनेजमेंट को अपनी डिमांड से कि या तो इसको वापस ले दीजिए जो आपने लिया, बैंक बड़ौदा की मैनेजमेंट को ये जाएगा और हमसे हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए और बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन जताए। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में नवनिर्मित भवन निर्माण के कार्य में छात्रों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय कोटाबाग के भवन में निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वह पूरी तरीके से मानकों के विरुद्ध है। वहीं छात्र राहुल पंत ने बताया कि भवन निर्माण की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ ही छात्रों को भी भविष्य में खतरा मोल लेना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्होंने कुमाऊं आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाए, जिसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। कुछ ग्रामवासी मुझे मिले और उनकी 2 शिकायतें थी। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज बन रहा है उसके निर्माण में कुछ गुणवत्ता को लेकर सवाल आपने उठाए हैं।
तो जो भी खाद्य संस्था है उसका हम एक थर्ड पार्टी से इनके सैंपल्स यहाँ से ले लेंगे और सैंपल पास होने के उपरांत ही भुगतान किया जाए। कुछ ग्रामवासी मुझे महाविद्यालय कोटेबाग में अव्यवस्थाएं चल रही हैं और जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रखा है उनमें जो गुणवत्ता संबंधी जो टीम भेजी गई थी जांच के लिए डीडीओ साहब की अध्यक्षता में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया और कहा कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए क्योंकि उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और जांच के दौरान ही पाया गया कि जो बिल्डिंग है उसमें कई प्रकार की अनिश्चितताएं हैं। जो कंक्रीट है उसमें कट्टे पाए गए हैं, सीमेंट के जो खाली कट्टे होते हैं प्लास्टिक के वो पाए गए हैं और काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं। और जो अभी नए बिल्डिंग है जो 4-5 महीने जिसको भी बने हुए हो रहे हैं उसकी छतें चूरी हैं, जो दरवाज़ों में दीमक लगी हुई है। तो ऐसे में हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि आप इसकी जाँच करवाइए और जो न्यायोचित कार्य है वो करने की। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस ने देहरादून स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी का कहना है कि पहले ही जनता पर महंगाई की मार पड़ी हुई है, ऊपर से कोविड काल में लोगों का रोजगार छिना है और अब एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है, जिसको लेकर यूपीसीएल ने प्रस्ताव भी तैयार किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। हमारी टीम ने आज घेराव भी किया है और तीसरी बार एक ही साल में ये विद्युत के दाम बढ़े हैं। पहले ही महंगाई से लोग त्रस्त हैं और आज ये फिर से जो विद्युत बढ़ाने का काम किया गया ये उस स्टेट में किया जा रहा है जहां पहले ही 2 कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपया बिना 1 यूनिट बिजली स्टेट को दिए हुए भुगतान किया जा रहा है। और प्रदेश के मुखिया को सोचना पड़ेगा, जो कंपनी बिना 1 यूनिट बिजली प्रदेश को दिए हुए सैकड़ों करोड़ का भुगतान ले रही है, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। अप्रैल में 3 से 4%, उसके बाद सितंबर में 5%, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 8% ये लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं। उसका दोबारा 7 से 8% बढ़ाने की ये लोग ताक में है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोविड, ऊपर से सरकार का ये रवैया है दोगला, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव पर पौड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव का अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गुड्डू घोष ने राज्य व केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। गुड्डू घोष ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में महंगाई आसमान छू रही है, कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा महंगाई को बार बार बढ़ाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि जो बिजली की दरें हैं उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पुनः किया जा रहा है। इससे पूर्व भी 1 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बिजली के दरों में वृद्धि की गई। आज पुनः ऐसा ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इतनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गई है, चाहे तेल हो, चाहे डीजल हो, चाहे खाद्यान्न सामग्री हो, हर चीज़ में महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। इसी क्रम को लेकर आज हमने कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव का हरिद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। चंद्राचार्य चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और बिजली के दामों को नहीं बढ़ाने की मांग की है। और इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की जनता पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, ऊपर से राज्य सरकार द्वारा बिजली के दामों में बढ़ोतरी करके जनता को परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर है, उसकी जो डबल मार आम इंसान पर है वो तो है ही। उसी कड़ी में जो बिजली के रेट सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, उसके विरोध में कांग्रेस ने ये पूरे प्रदेश में एक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ये लगातार
बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं और एक आयोग का माध्यम लेते हैं कि आयोग के माध्यम से हम बढ़ा रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि ये उसका पास सिर्फ ये पता लगाया कि एक पत्र भेजते हैं कि इतने % रेट बढ़ा दिए जाएँ। ये गुंडागर्दी हिटलराइज सरकार जो चला रही है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।